एस्पिरेंट्स नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम करेंगे 1 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रीलिम्स के क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज पासपोर्ट सेवा पोर्टल वॉज लॉन्च्ड अंडर विच मिनिस्ट्री। तो पासपोर्ट सेवा पोर्टल कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो सही आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, बस इसमें ये याद रखना है। वैसे भी आप सभी को पता है पासपोर्ट कौन सी मिनिस्ट्री देगी? एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय DRI टू कर्ब द इलीगल इम्पोर्ट ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन गुड्स। तो पाकिस्तानी ओरिजिन गुड्स के इलीगल इम्पोर्ट को रोकने के लिए DRI ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो ऑप्शंस आर ऑपरेशन ब्लैक हॉक, ऑपरेशन सैंडस्टॉर्म, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट एंड ऑपरेशन ट्रेड वॉच। तो इसका सही आंसर है सी, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। तो DRI क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। उसने इनिशिएट किया था ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट इंटरसेप्ट करने के लिए पाकिस्तानी गुड्स को जो इलीगली रूट हो रहे हैं थ्रू थर्ड कंट्रीज़ लाइक दुबई, जैसे दुबई वगैरह के थ्रू इंडिया में आ रहे हैं। तो रिसेंटली गुड्स वर्थ ₹9 करोड़ वर सीज। तो पहलगाम टेरर अटैक के बाद हमने बंद किया था ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द आदि कर्मयोगी प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन ट्राइबल वेलफेयर इम्प्लीमेंटेशन। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने आदि कर्मयोगी प्रोग्राम लॉन्च किया था स्ट्रेंथन करने के लिए ट्राइबल वेलफेयर इम्प्लीमेंटेशन को? तो ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, तो आदि कर्मयोगी प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। तो आदि कर्मयोगी प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एट आदि अन्वेषण नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जिसका एम है गैप को ब्रिज करना बिटवीन ट्राइबल वेलफेयर पॉलिसीज़ और ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो NIPCCD का नया नाम क्या है, न्यू नेम? तो ऑप्शन आर कस्तूरबा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज सरोजनी नायडू इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, थर्ड इज रानी लक्ष्मीबाई नेशनल वुमेन एंड चाइल्ड सेंटर और फोर्थ इज सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है दैट हैज़ बीन रीनेम्ड एज सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो क्या नाम हो गया उसका? सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, और रीजनल सेंटर्स है बैंगलोर, गुवाहाटी, लखनऊ, इंदौर, मोहाली। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। तो एज पर सेक्शन 19 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हु कैन बी एनरोल्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्टोरल रोल। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल में कौन एनरोल हो सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली अ पर्सन हु इज़ ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, बी कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया अबव 18 ईयर्स ऑफ एज रिगार्डलेस ऑफ रेसिडेंस, सी एनीवन ओनिंग प्रॉपर्टी इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी और डी नन ऑफ द अबव। तो सेक्शन 19 के हिसाब से कौन एनरोल हो सकता है इलेक्टोरल रोल में? तो ऑप्शन इज ए ओनली अ पर्सन हु इज़ ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो ऑर्डिनरीली रह रहा है। तो अंडर सेक्शन 19 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 ओनली एन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कैन बी एनरोल्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्टोरल रोल। और सेक्शन 20 क्लैरिफाई करता है कि दैट मियर प्रॉपर्टी ओनरशिप डज नॉट कन्फर रेसिडेंसी। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी ओनरशिप आ गई तो आपको रेसिडेंसी मिल गई। ठीक है, अब आते हैं अपन मेंस के क्वेश्चन में। तो मेंस का फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज कुशन द इम्पैक्ट ऑन सेक्टर्स हिट बाय टैरिफ हाइक्स। एग्जामिन द कंस्ट्रेंट्स ऑन RBI's intervention and propose long term institutional measures to strengthen external sector resilience। तो क्या बोल रहा है कि कैसे फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं वो कुशन कर सकती है इम्पैक्ट ऑन सेक्टर्स जो हिट है टैरिफ हाइक्स है। और कंस्ट्रेंट्स क्या हैं RBI के इंटरवेंशन। जैसे आप सभी को पता है ना कि ऐसे केसेस में RBI इंटरवीन करती है, लेकिन उसके क्या कंस्ट्रेंट्स और लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हम कौन से ले सकते हैं जिससे कि हम स्ट्रेंथन कर सकें एक्सटर्नल सेक्टर रेजिलियंस को। ठीक है, अब हम आते हैं आंसर में। तो इंट्रो। तो टैरिफ हाइक्स वेदर इम्पोज्ड बाय इंडिया टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री और बाय पार्टनर्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स रेज कॉस्ट। तो ये क्या करते हैं? कॉस्ट रेज कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं सप्लाई चेन को और कंप्रेस करते हैं मार्जिनस को। जो एक कैलिब्रेटेड फिस्कल मॉनेटरी मिक्स है वो ही कुशन करता है नियर टर्म पेन को, वाइल स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बिल्ड करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर रेजिलियंस को। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज हाउ फिस्कल पॉलिसी कैन कुशन द इम्पैक्ट। तो फिस्कल पॉलिसी कैसे कुशन कर सकती है इम्पैक्ट को? तो टारगेटेड कॉस्ट रिलीफ देगी जिसमें टेम्प्रेरी इनपुट ड्यूटी रिबेट्स और ड्रॉबैक्स रहेंगे, फास्टर GST रिफंड्स रहेंगे और टाइम बेस्ड प्रोडक्शन लिंक्ड रिम्बर्समेंट्स रहेंगे क्रिटिकल इंटरमीडिएट्स के लिए।
जो ऑफसेट करेगा टैरिफ इंड्यूस्ड कॉस्ट स्पाइक को विदाउट परमानेंटली डिस्टॉर्टिंग प्राइसेस। फिर लिक्विडिटी एंड रिस्क शेयरिंग रहेगा, तो इंटरेस्ट सबवेंशन होगा वर्किंग कैपिटल के लिए, एक्सपैंडेड क्रेडिट गारंटीज़ मिलेंगी और एनहांस्ड एक्सपोर्ट और क्रेडिट इंश्योरेंस मिलेगा ब्रिज करने के लिए हायर कोलेटरल और काउंटर पार्टी रिस्क। एडजस्टमेंट असिस्टेंस की बात की जाए तो वेज सपोर्ट होगा, रीस्किलिंग वाउचर्स होंगे, रीलोकेशन ग्रांट्स होंगे फर्म्स के लिए, वर्कर्स के लिए इन हाईली एक्सपोज्ड क्लस्टर्स, और टाइम बाउंड और सनसेट क्लॉज रहेगा। फिर लॉजिस्टिक्स रिलीफ की बात की जाए तो यूज़र चार्ज वेवर्स रहेंगे पोर्ट्स में, आईसीडीज़ में, प्रायोरिटी रेल रेक लोकेशंस रहेंगे और एक्सपीडिएटेड कस्टम्स क्लियरेंस रहेंगे जो न्यूट्रलाइज कर पाएंगे नॉन टैरिफ फ्रिक्शंस को। ठीक है। फिर मार्केट डाइवर्सिफिकेशन सपोर्ट की बात की जाए तो फंडेड पार्टिसिपेशन होगा न्यू मार्केट्स में, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन होगा और रोड टेप ऑप्टिमाइजेशन होगा जिससे हम प्रिजर्व कर सकेंगे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को। ठीक है। फिर कैसे मॉनेटरी पॉलिसी क्वेश्चन कर सकता है इम्पैक्ट को, तो एम्पल सिस्टमैटिक लिक्विडिटी चाहिए, कैलिब्रेटेड ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो ऑपरेशन जो मनी मार्केट को ऑर्डरली रखे। नेक्स्ट इज टारगेटेड रीफाइनेंस विंडोज़ चाहिए जिसमें टाइम बाउंड सेक्टोरल रीफाइनेंस हो वाया नाबार्ड, सिडबी और एक्जिम, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज़ के लिए और सप्लाई चेन एंकर्स के लिए। मैक्रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए जैसे एफएक्स मार्केट स्मूथनिंग जिससे हम अवॉइड कर सके डिसऑर्डरली रुपी मूव्स को, दैट वुड एम्पलीफाई इम्पोर्टेड इनपुट कॉस्ट्स वाइल मेंटेनिंग इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंकर। क्या मेंटेन कर सकते हैं? इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंकर। फिर रेगुलेटरी फोरबियरेंस की बात करेंगे तो नैरो टाइम बाउंड, जो एनपीए रिकॉग्निशन है, स्टैंड स्टिल और रीस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क, वो टैरिफ हिट क्लस्टर्स विथ क्लियर एलिजिबिलिटी एंड एग्जिट। फिर कंस्ट्रेंट्स देखेंगे हम आरबीआई के इंटरवेंशन के, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट रहता है, तो ब्रॉड एजिंग अगेंस्ट अ टैरिफ शॉक, रिस्क करता है डी एंकरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस और स्पेस देता है जनरल कट्स के लिए। फिर इम्पॉसिबल ट्रिनिटी की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि साइमल्टेनियसली यदि आप सीख करते हो कैपिटल मोबिलिटी भी, मॉनेटरी पॉलिसी टारगेट भी और स्टेबल एक्सचेंज रेट भी, तो ये बहुत दिक्कत होती है। मतलब क्या है कि आप तीनों चीज़ों को एक साथ नहीं अचीव कर सकते, इसलिए ये बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। स्टेरलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा होता है वो, और प्रोलॉन्ग जो ऑपरेशंस होते हैं वो इंटेल करते हैं स्टेरलाइजेशन कॉस्ट को और इंटरेस्ट रेट को डिस्टॉर्ट करते हैं। फिर ट्रांसमिशन लैग्स और हिट्रोजेनिटी, तो उसमें क्या होता है जब पॉलिसी रेट मूव करता है वो ट्रांसमिट अनइवनली होता है एमएसएमईज़ को, तो मेनी आर आउटसाइड फॉर्मल क्रेडिट और फेस हाई रिस्क प्रीमियम। ठीक है। फिर रेगुलेटरी मॉरल हैजार्ड की बात करते हैं तो जो एक्सटेंडेड फोरबियरेंस है वो एवरग्रीन वीक लोन्स को ख़राब कर वीक लोन्स को गड़बड़ कर सकता है और इम्पेयर कर सकता है बैंक डिसिप्लिन को। ग्लोबल स्पिल ओवर की बात करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो कमोडिटी प्राइजेस हैं, रिस्क ऑफ एपिसोड्स हैं, वो ओवरवेल्म हो जाते हैं डोमेस्टिक लिक्विडिटी मैनेजमेंट के हिसाब से। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या है, तो हम रूल बेस्ड टैरिफ गवर्नेंस की तरफ मूव करेंगे जिसमें हम क्रिएट करेंगे एक इंडिपेंडेंट टैरिफ रिव्यू अथॉरिटी जो चेंजेस वेट करेगा यूजिंग कॉम्पिटिटिवनेस टेस्ट, टाइम लिमिट्स और ट्रांसपेरेंट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। वैसे ही हम एक्सटर्नल शॉक बफर क्रिएट करेंगे जिसमें हम बिल्ड करेंगे रूल बेस्ड एफएक्स रिजर्व एडिक्वेसी फ्रेमवर्क, कॉम्प्लीमेंट करेंगे काउंटर साइक्लिकल फिस्कल बफर, जैसे एस्केप क्लॉज ट्रिगर करेंगे जिससे हम फाइनेंस कर सकें ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स को ड्यूरिंग ट्रेड शॉक्स। फिर डीपन करेंगे हम हेजिंग को और कैपिटल मार्केट्स को जिसमें हम एक्सपैंड कर सकें टर्म एफएक्स कमोडिटी हेजिंग और रिड्यूस कर सकें मार्जिन फ्रिक्शंस को बोनाफाइड हेजर्स के लिए और डीपन कर सके कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को। ठीक है। फिर एक्सपोर्ट इकोसिस्टम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो स्केल करना है एग्जिम बैंक को, ईसीजीसी कैपिटल को, और लॉन्च करना है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड और मॉडर्नाइज करना है ट्रेड फाइनेंस रेल्स को। ठीक है। फिर लॉजिस्टिक्स एंड स्टैंडर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फास्ट ट्रैक करना है पीएम गतिशक्ति कनेक्टिविटी को, पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम को और नेशनल स्टैंडर्ड्स और कन्फर्मिटी असेसमेंट को, जिससे कि हम मीट कर सके डेस्टिनेशन बेस्ड नॉन टैरिफ बैरियर्स। और प्रेडिक्टेबल ट्रेड पॉलिसी लाना है जिसमें हम पब्लिश करेंगे एक रोलिंग 3 to 5 ईयर टैरिफ रोड मैप विद सनसेट क्लॉज और अवॉइड करेंगे फ्रीक्वेंट एडहॉक चेंजेस जो पॉलिसी रिस्क को बढ़ाते हैं। तो ये हमने देख लिया बॉडी पार्ट। अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो जो टैरिफ हाइक्स है वो ट्रांसमिट करते हैं थ्रू कॉस्ट, कैश फ्लोज और कॉम्पिटिटिवनेस। फिस्कल टूल्स हैं वो दैट शुड प्रोवाइड टारगेटेड टेम्प्रेरी रिलीफ और फैसिलिटेट एडजस्टमेंट, लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको इंश्योर करना चाहिए लिक्विडिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विदाउट सेक्रीफाइसिंग द इन्फ्लेशन एंकर। ठीक है। तो ड्यूरेबल रेजिलियंस है वो रेस्ट करता है रूल्स बेस्ड टैरिफ गवर्नेंस पे, डीपर रिस्क मार्केट पे, प्रेडिक्टेबल ट्रेड पॉलिसी पे और स्ट्रॉन्गर लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस पे। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है,
डिबेट एंड डिस्कशन फॉर्म द कोर ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। तो क्या बोल रहा है कि जो डिबेट और डिस्कशन है वो कोर फॉर्म करता है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग का, और उनके बिना लेजिस्लेचर्स रिस्क बिकमिंग हॉलो इंस्टीट्यूशंस। इलेबोरेट, और यदि डिबेट और डिस्कशन नहीं होते सही तरीके से तो जो लेजिस्लेचर्स हैं वो हॉलो हो जाते हैं, हॉलो इंस्टीट्यूशंस के जैसे बिहेव करते हैं। तो इसको हमको देखना है, इलेबोरेट करना है इस चीज़ पे। तो हम आते हैं आंसर की तरफ। तो लेजिस्लेचर्स आर इंस्टीट्यूशनल हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो लेजिस्लेचर क्या है? इंस्टीट्यूशनल हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, जो डिज़ाइंड है टू ट्रांसलेट पॉपुलर विल इनटू लॉज एंड पॉलिसीज़। तो वो क्या करते हैं? पॉपुलर विल को लॉज और पॉलिसीज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो जो वाइब्रेंसी है इन बॉडीज़ की वो डिपेंड करती है डिबेट और डिस्कशन पे, जो इंश्योर करते हैं अकाउंटेबिलिटी को, इंक्लूसिवनेस को और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग को। ठीक है, और उनके बिना लेजिस्लेचर्स रिस्क डी जनरेटिंग इनटू मियर फॉर्मेलिटीज़ दैट रबर स्टैम्प एग्जीक्यूटिव डिसीजंस। ठीक है, उसे डिसीजन सही नहीं हो पाते। फिर इंपॉर्टेंस क्या है डिबेट और डिस्कशंस के लेजिस्लेचर में? तो पहला है अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो क्वेश्चन आर है, 0R है और कमिटी स्क्रूटनी है, जो इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट जस्टिफाइज इट्स एक्शन बिफोर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। फिर प्लूरलिज्म और इंक्लूजन की बात करते हैं तो डिबेट्स अलाउ करते हैं डाइवर्स व्यू पॉइंट्स को, इंक्लूडिंग दोज ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड रीजनल वॉइसेस, जिससे शेप होती है पॉलिसी। फिर क्वालिटी ऑफ लॉ मेकिंग की बात करते हैं तो इन्फॉर्म्ड डिलिबरेशंस होते हैं, जो हेल्प करते हैं टू फोर्सी इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस एंड प्रिवेंट पुअरली ड्राफ्टेड लॉज। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में हेल्प करते हैं, जिसमें डेमोक्रेटिक डिबेट होता है, वो कन्वर्ट करता है सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट्स को डायलॉग में और प्रिवेंट करता है वॉयलेंस एंड फॉस्टर करता है कंसेंसस। फिर लेजिटिमेसी आती है गवर्नेंस में, जब पॉलिसीज़ डिबेट होती है ट्रांसपेरेंटली तो वो कैरी करती ग्रेटर पब्लिक ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस। अब रिस्क क्या है वीक डिबेट और डिस्कशन के? तो डिक्लाइन होता है डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी में, कि सही तरीके से यदि डिस्कशन नहीं होगा तो लेजिस्लेचर्स हॉलो इंस्टीट्यूशंस बन जाएंगे और एग्जीक्यूटिव मेजॉरिटीज़ को ही सर्व करेंगे। फिर रिस्क ऑफ अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज हो जाएगी, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो जाएगा एग्जीक्यूटिव में, और वो अंडरमाइन करेगा चेक्स एंड बैलेंसेस को। फिर पुअर पॉलिसी आउटकम्स आ जाएंगे, जिसमें हैस्टली पास्ड लॉज विदाउट स्क्रूटनी ऑफन फेस जुडिशियल चैलेंजेस। इरोजन ऑफ ट्रस्ट होगा, जिसमें सिटीजन्स लूज़ करेंगे फेथ में, सिटीजन्स फेथ लूज़ कर देंगे इंस्टीट्यूशंस में जब लेजिस्लेचर्स फेल करेंगे टू एक्ट एज फोरम्स फॉर जेन्यून डिबेट्स। ठीक है, अब हम आते हैं वे फॉरवर्ड में। तो स्ट्रेंथन करना है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को, जिसमें हम एम्पावर देम विथ रिसोर्सेज एंड बाइंडिंग रिकमेंडेशंस। रिवाइव करेंगे डेलिबरेटिव प्रैक्टिसेस को, जिसमें हम इंश्योर करेंगे एडिक्वेट टाइम फॉर डिबेट, बिल्स के लिए, बजट्स के लिए और पॉलिसीज़ के लिए। प्रोटेक्ट करेंगे अपोजिशन राइट्स को, जिसमें गारंटी करेंगे स्पेस फॉर डिसेंट, प्राइवेट मेंबर्स बिल और मोशंस। लेवरेज करेंगे टेक्नोलॉजी को, जिसमें हम यूज़ करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉर वाइडर एंड पार्टिसिपेशन और पब्लिक ट्रांसपेरेंसी। और पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स लाएंगे, जिसमें हम इन्फोर्स करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट, मिनिमाइज़ करेंगे डिसरप्शंस और प्रमोट करेंगे कंस्ट्रक्टिव डायलॉग। ठीक है, अब हम आते हैं कंक्लूजन में। तो जो डिबेट और डिस्कशन है वो दे आर नॉट जस्ट प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स बट लाइफ ब्लड है डेमोक्रेसी के, और उनके बिना लेजिस्लेचर्स रिस्क बिकमिंग रिचुअलिस्टिक इंस्टीट्यूशंस और सब्सिर्वेंट होते हैं एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस के लिए। तो उनको स्ट्रेंथन करना डेलिबरेटिव ट्रेडिशंस को इज़ वाइटल टू प्रिजर्व द स्पिरिट ऑफ इंडियाज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, जिससे कि गवर्नेंस अकाउंटेबल हो सके, इंक्लूसिव हो सके और पार्टिसिपेटरी हो सके। तो आई होप ये क्लियर है। अब हम कल देखेंगे 2 सितंबर के करंट अफेयर्स मॉर्निंग में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।